तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर सीटेट प्रीवियस ईयर का संस्कृत विषय का पेपर लेकर। और आज का जो हमारा पेपर है वो 29 दिसंबर 2021 का है, पार्ट 2 है। इसका मतलब यह है कि पार्ट 1 हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 का मतलब है कि जो सीटेट का पेपर होता है उसमें 15 नंबर का अपठित आता है और 15 नंबर की पेडागॉजी। तो 15 नंबर का जो अपठित है उसको हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके हैं, देख चुके हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पेडागॉजी के आए हुए प्रश्नों की। तो 29 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें संस्कृत विषय में पेडागॉजी के प्रश्न क्या क्या आए थे, हम लोग उनको देखते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर और पहला प्रश्न है निपुण भारत। पहला प्रश्न है निपुण भारत मिशन इति कार्यक्रमस्य उद्देश्यः वर्तते। निपुण भारत मिशन जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का उद्देश्य है यत कि बालेन लेखनाय पठनाय च अवश्यम एव नैपुण्यम संधार्य यदा बालः। निपुण भारत मिशन इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चे के द्वारा, बालेन मतलब बच्चे के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है तो बालेन हो गया बच्चे के द्वारा, क्या होना चाहिए, लेखनाय पठनाय च, लिखने और पढ़ने के लिए, अवश्यम एव नैपुण्यम संधारे, जो लिखने और पढ़ने के लिए आवश्यक निपुणता होती है उस निपुणता को संधार मतलब धारण करके, यदा बालः जब बच्चा क्या करे, विद्यालय में प्रविशति, जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करे तो उसमें लिखने और पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब वो लिखने और पढ़ने की योग्यता धारण करके ही विद्यालय में प्रवेश करे। क्या ये निपुण भारत मिशन है? या तृतीय कक्षा प्रविशति, तीसरी कक्षा में जब प्रवेश करे तो उसमें लिखने और पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। षष्ठ कक्षा में प्रविशति, छठी कक्षा में प्रवेश करे, अथवा अष्ट कक्षा में प्रविशति, 8वीं कक्षा में जब वो प्रवेश करे तो उसमें लिखने और पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न को हम लोग पुनः समझते हैं। निपुण भारत मिशन इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चे के द्वारा लिखने और पढ़ने की आवश्यक निपुणता को धारण करना चाहिए जब बच्चा कहाँ प्रवेश करे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय कक्षा में प्रविशते। निपुण भारत मिशन जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जब बच्चा कक्षा 3 में प्रवेश करे तो उसको पढ़ने और लिखने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, अंकों को पहचानने की, संख्याओं को पढ़ने की, गिनतियों को पढ़ने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए और इस योग्यता के साथ ही वह कक्षा 3 में प्रवेश करे। ये है निपुण भारत मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य। तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 16वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाम चामस्की महोदयस्य, नाम चामस्की महोदयस्य, फिर रिक्त स्थान है, इति सिद्धांतः कथयति। नाम चामस्की महोदय का ये सिद्धांत कहता है, कौन सिद्धांत कहता है वो हमें यहाँ पर ढूंढकर भरना है। तो नाम चामस्की महोदय का ये सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, यत कि वयम जन्मना एव, हम लोग जन्म से ही भाषा प्रकार अवबोधयितुम समर्था भवेयुः। नाम चामस्की महोदय का कथन या उनका सिद्धांत कहता है कि हम लोग जन्म से ही भाषा के प्रकार को अवबोध करने के लिए समर्थ होते हैं। मतलब भाषा को जन्म से ही सीखने में समर्थ होते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है इनका, नाम चामस्की महोदय का जो ये बात कहता है? क्या ये चिन्ह भाषा सिद्धांत है, सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत है, आधारभूत शिक्षा सिद्धांत है या अनुप्रयुक्त विज्ञान है? तो ध्यान दीजिए, नाम चामस्की महोदय का सिद्धांत है कौन सा, सार्वभौमिक व्याकरण, और जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही भाषा को धारण करने की क्षमता से युक्त होता है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सार्वभौमिकम व्याकरणम। 17वें का बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 18वां प्रश्न है, प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति। प्रथम भाषा का अधिग्रहण होता है।
प्रथम भाषा मतलब जो मातृभाषा होती है उसके अधिग्रहण को क्या कहा जाता है या उसका अधिग्रहण क्या होता है। ध्यान दीजिए, पिछली कक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं जिसमें एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने एक शब्द को समझा है, किसको? अधिग्रहण को। अक्सर ये होता है कि यहाँ पर हम भ्रमित हो जाते हैं, अधिग्रहण को हम क्या समझ लेते हैं? अधिगम, जबकि अधिग्रहण क्या होता है? अर्जन होता है। क्या होता है? अर्जन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में किसकी बात की जा रही? भाषा के अर्जन की। और अर्जन किसका होता है? पहली भाषा का, प्रथम भाषा का, मतलब मातृभाषा का अर्जन होता है। तो प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति, प्रथम भाषा का अधिग्रहण होता है। छात्र से सचेत प्रयास, क्या छात्र यहाँ पर चेतना पूर्वक प्रयास करता है, मतलब प्रयास जनित होता है अधिग्रहण? तो प्रयास जनित तो हमारा अधिगम होता है ना। एक प्रमुख विद्यालयीय गतिविधि, क्या प्रथम भाषा का अधिग्रहण विद्यालयीय गतिविधि है? तो विद्यालय में तो हम भाषा को सीखते हैं, वो हमारा अधिगम कहलाता है, अधिग्रहण नहीं होता है। तो ये भी विकल्प गलत है, ये भी गलत है। प्रशिक्षणेन संपाद्य, क्या ये प्रथम भाषा का अधिग्रहण जो है ये प्रशिक्षण के द्वारा संपादित होता है या फिर नैसर्गिक प्रक्रिया? बिल्कुल सही उत्तर है हमारा नैसर्गिक प्रक्रिया। जो प्रथम भाषा का अधिग्रहण होता है वो क्या होता है? नैसर्गिक प्रक्रिया होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो डी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, यस्याम अवस्थायाम द्वित्रैमासस्य नवजातः शिशुः। यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में 2 या 3 महीने का बच्चा मुक्त स्वर ध्वनिम जनयितुम शक्नोति, मुक्त स्वर ध्वनिम जनयितुम शक्नोति सा कथ्यते। प्रश्न कह रहा है कि यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में द्वित्रैमासस्य नवजातः शिशु, 2 या 3 महीने का नवजात शिशु, नवजात बच्चा मुक्त स्वर ध्वनिम जनयितुम शक्नोति, मुक्त स्वर ध्वनियों को जनयितुम मतलब उत्पन्न करने में सक्षम होता है। सा कथ्यते, उसको क्या कहा जाता है? बाल जल्पनम, क्या ये बाल जल्पनम कहा जाता है या अनुकूजनम कहा जाता है? एक शब्दोच्चारणम होता है या फिर रूपिम होता है? तो देखिए, बाल जल्पनम तो क्या होता है? बलबलाना होता है ना। जब बच्चा बलबलाता है, बड़बड़ाता है, उसको बाल जल्पनम कहा जाता है। ये जो 2-3 महीने की अवस्था में बच्चा ध्वनियों को उत्पन्न करने लगता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अनुकूजनम कहा जाता है। ठीक है, बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुकूजनम कहा जाता है, इसको कूइंग कहा जाता है। बी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, कबीरः षड्भाषासु निपुणः अस्ति। कोई व्यक्ति है या कोई छात्र है जिसका नाम क्या है? कबीर। और कबीर जो है ये षड्भाषासु, षड्भाषासु का मतलब है 6 भाषाओं में। कबीर नाम का कोई व्यक्ति है जो 6 भाषाओं में निपुणः अस्ति, निपुण है। अनेन नैपुण्येन सह किम भवितुम अर्हति, इसकी इस निपुणता के द्वारा कोई व्यक्ति है कबीर जो 6 भाषाओं को बोलने में, पढ़ने में निपुण है, दक्ष है। अनेन नैपुण्येन, इस निपुणता के द्वारा सह किम भवितुम अर्हति, वो क्या होने योग्य है, वो क्या कहे जाने योग्य है? द्विभाषी वक्ता, क्या हम उसको द्विभाषी वक्ता कहेंगे या उसको हम बहुभाषाविद कहेंगे या उसको हम एक भाषी वक्ता कहेंगे अथवा उसको हम क्या कहेंगे? भाषा शास्त्री। तो देखिए यहाँ पर कितनी भाषाओं की बात हो रही है? 6 भाषाओं की। और 6 भाषाएं हैं, इसका मतलब ये क्या हो गई? अनेक भाषाएं। अनेक भाषाएं मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है? बहुभाषा है। और जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। बहुभाषाविद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो बी विकल्प सही है 20वें प्रश्न में भी। अगला है प्रश्न 21वां प्रश्न, और ये प्रश्न क्या कह रहा है? तो 21वां प्रश्न है, बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते। बहुभाषी शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते, वह होती है। बहुभाषी शिक्षा प्रक्रिया वह होती है यस्याम, जिसमें, जिस प्रक्रिया में विद्यार्थिनः अन्य भाषा अधिगम पूर्वम, विद्यार्थी जो होते हैं वे अन्य भाषा को अधिगम करने से पूर्व मतलब पहले बहुभाषी
शिक्षा प्रक्रिया वह होती है जिस प्रक्रिया में बच्चे अन्य भाषा को अधिगम करने से पूर्व मतलब पहले आरंभ कुर्वन्ति, आरंभ करते हैं। किसका? तो बहुभाषा का आरंभ करते हैं या फिर चिन्ह भाषा का आरंभ करते हैं, द्वितीय भाषा का आरंभ करते हैं या फिर मातृभाषा का। तो देखिए, बहुभाषीयता वो होती है जहाँ पर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखना आरंभ करता है और उसके बाद अनेक भाषाओं को सीखता है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? तेषां मातृभाषया। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते, अर्थात बहुभाषी शिक्षा प्रक्रिया वह होती है यस्याम, जिस प्रक्रिया में विद्यार्थी अन्य भाषा को अधिगम करने से पूर्व, अन्य भाषा को अधिगम करने से पूर्व तेषाम मातृभाषया आरंभ कुर्वन्ति, अपनी मातृभाषा के द्वारा सीखने का आरंभ करता है, अधिगम का आरंभ करता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सबसे उपयुक्त और उचित विकल्प है, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 22वां प्रश्न आपके सम्मुख, और 22वां प्रश्न है यदा एकमेव कथित विचार औपचारिक वाक माध्यमतः अनौपचारिक वाक माध्यमे उत्क्रमितुम एक भाषिक वक्ता प्रयासः करोति। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है यदा मतलब जब, एकम एव कथित विचार, एकम एव अर्थात एक ही, कथित मतलब कहे गए, विचार मतलब विचार को, जब कोई एक ही कहे हुए विचार को औपचारिक वाक माध्यमतः, औपचारिक वाक्य मतलब वाणी के माध्यम से, अनौपचारिक वाक्य माध्यम में, अनौपचारिक वाणी के माध्यम में उत्क्रमितुम, उत्क्रमितुम का मतलब होता है बदलना, उत्क्रमितुम का मतलब क्या है? बदलना। एक भाषी वक्ता, यहाँ पर बात की जा रही है वक्ता की, और वक्ता कैसा है? वक्ता कैसा है? एक भाषी है। एक भाषी का मतलब है, एक भाषी का मतलब है एक भाषा बोलने वाला। प्रश्न में कोई एक भाषी वक्ता है जो एक ही भाषा बोलता है, और वह जो भाषा बोलता है तो उस भाषा में उसकी एक तो भाषा जो है वो क्या है? उसकी मातृभाषा है। अच्छा, मातृभाषा क्या होती है? जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, हम अपने घर परिवार से सीखते हैं, और उसी मातृभाषा को जो हम विद्यालय में सीखते हैं तो उसका रूप कुछ बदल जाता है। देखिए, जो घर में भाषा हम बोलते हैं और वही भाषा जो हम विद्यालय में प्रयोग करते हैं, उसके दोनों में रूपों में अंतर होता है। दोनों रूपों में अंतर ये होता है कि घर में बोली जाने वाली भाषा जो होती है वो हमारी विद्यालय में जाकर के मानकीकरण के द्वारा वो बदल जाती है, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक भाषिक वक्ता जो है वह जब एक ही कथित विचार को औपचारिक वाणी के माध्यम से अनौपचारिक वाणी के माध्यम में बदलने का प्रयास करता है, इयम कथ्यते, इसको क्या कहा जाता है? जब एक ही बात को औपचारिक माध्यम से सुन करके उसको अनौपचारिक माध्यम में बदलने का प्रयास किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक भाषा विज्ञान कहा जाता है, कोड व्यत्यय कहा जाता है, कोड सम्मिलनम कहा जाता है, या बोली इति भाषा प्रकार, बोली इस प्रकार का एक कोई भाषा प्रकार है, ये कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी एक वाक्य को एक भाषा में सुनते हैं उसके बाद दूसरी भाषा में हम उसको बदलने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोड व्यत्यय, अर्थात कोड स्विचिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब उसने जो वाक्य सुना था, जो वाणी सुनी थी, वो कहाँ सुनी थी? औपचारिक माध्यम से सुनी थी, है ना, और औपचारिक में सुन करके उस बात को वो किस में बदल रहा है? अनौपचारिक में बदल रहा है। जैसे हम सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन जो हिंदी हम अपने घर में प्रयोग करते हैं उस हिंदी में और जो हिंदी हमारे विद्यालय में प्रयुक्त होती है उस हिंदी में अंतर होता है। विद्यालय की भाषा मानक भाषा होती है ना, उसका एक मानक होता है, उसका एक निर्धारित रूप होता है, और घर की भाषा जो है वो अलग तरीके से बोली जाती है दोनों हमारी मातृभाषा ही, लेकिन दोनों के रूपों में अंतर है। अब कोई बात हमने विद्यालय में औपचारिक माध्यम से सुनी थी और उस बात को आकर के हम अपने घर में बता रहे हैं, तो वहाँ हम औपचारिकता का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा में उसको हम बोलने का प्रयास
कर रहे हैं। अब जब औपचारिक माध्यम से सुनी हुई वाणी को हम अनौपचारिक माध्यम में बदलते हैं तो ये क्या कहा जाता है, कोड व्यत्यय कहा जाता है। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न हो गया है, 23वां प्रश्न आपके सामने है और 23वां प्रश्न है भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने अभी तक जितने भी पेपर हल किए हैं सब में अधिग्रहण की बात खूब की गई है। अधिग्रहण से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अधिग्रहण क्या है, अर्जन है। अधिग्रहण क्या है बोलिए, अर्जन है। भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम। जो भाषा का अर्जन होता है, अर्जन होता है मतलब जो भाषा का अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण के विषय में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। भाषा के अर्जन के संबंध में, भाषा के अधिग्रहण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है अयम नैसर्गिकता उपार्जिता। यह नैसर्गिक तरीके से उपार्जित किया जाता है, मतलब ये प्राकृतिक तरीके से ग्रहण किया जाता है। दूसरा है अयम प्रशिक्षण अपेक्षिते। भाषा अधिग्रहण के विषय में प्रशिक्षण की अपेक्षा होती है। क्या इसके लिए हम कोई प्रशिक्षण लेते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं भाषा सीखने के लिए। अनेन औपचारिक शिक्षण अपेक्षिते। भाषा अधिग्रहण के लिए औपचारिक शिक्षण की अपेक्षा होती है। अयम बालस्य सचेत प्रयासस्य अनंतरम उपार्जितः। यह जो भाषा अधिग्रहण होता है इसके लिए बच्चा जब प्रयास करता है तो प्रयास करने से भाषा अधिग्रहण उपार्जित होता है। तो ध्यान दीजिए, भाषा का जो अधिग्रहण होता है ये सहज होता है। ये क्या होता है, सहज होता है, या हम क्या कह सकते हैं, स्वाभाविक होता है। और स्वाभाविक होता है इसी को हम क्या कहते हैं, नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब नहीं जानते हैं, नैसर्गिक नहीं जानते हैं तो एक चीज और समझ लीजिए, क्या होता है, प्राकृतिक होता है ना। तो यहाँ पर देखिए भाषा अधिग्रहण की बात की जा रही है, मतलब अर्जन की बात की जा रही है। और भाषाई अर्जन जो होता है वो कैसा होता है, तो क्या ये प्रयासजन्य होता है, क्या ये औपचारिक शिक्षण होता है, क्या इसके लिए हमको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। ये तीनों विकल्प हमारे क्या हैं, अशुद्ध हैं। बल्कि सही क्या है, अयम नैसर्गिकता उपार्जिता। ये प्राकृतिक तरीके से उपार्जित किया जाता है। ये जो भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया है ये क्या है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न है द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगे संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टा। ठीक है, ध्यान दीजिए, किस भाषा की बात की जा रही है, द्वितीय भाषा की। किस भाषा की बात कर रहे हैं, द्वितीय भाषा की, है ना। और द्वितीय भाषा का क्या होता है, तो अधिगम होता है। क्या होता है, अधिगम। अधिगम कहाँ होता है, विद्यालय में होता है ना। अधिग्रहण कहाँ होता है, परिवार में होता है, माता पिता से होता है। तो यहाँ द्वितीय भाषा की बात की जा रही है। द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगे, द्वितीय भाषा के भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टा। द्वितीय भाषा के भाषा शास्त्रीय प्रयोग में उसकी जो संरचना होती है, संरचना को भली भांति किस रीति से समाविष्ट किया जाता है। अभ्यास पुनरावृत्ति माध्यमेन, क्या अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से, या अर्थपूर्ण अंतःक्रिया माध्यमेन, अर्थपूर्ण या सार्थक अंतःक्रिया के माध्यम से संरचना को समझा जाता है, या भाषा यह अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यमेन, भाषा के अर्थपूर्ण स्थानांतरण के माध्यम से इसको ग्रहण किया जाता है, या पर्यवेक्षण अनुमोदनम च माध्यमेन, पर्यवेक्षण और अनुमोदन के माध्यम से इसको ग्रहण किया जाता है। तो द्वितीय भाषा के भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना को सम्यक रीति से, सम्यक मतलब भली भांति रीति से, भली भांति प्रकार से समाविष्ट किया जाता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थपूर्ण अंतःक्रिया माध्यमेन। जब बच्चा द्वितीय भाषा में सार्थक अंतःक्रिया करता है, उस अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चा भाषा के स्वरूप को, उसकी संरचना को समझता है, ग्रहण करता है। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 24वें प्रश्न में। 25वां प्रश्न है
चॉम्स्की महोदयस्य सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति। चॉम्स्की महोदय की सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति, अर्थात चॉम्स्की महोदय का जो सहजात योग्यता मतलब स्वाभाविक योग्यता, ये जो पदावली है, ये जो पद है इनका, ये जो कथन है, ये जो शब्द है, ये क्या होता है? तो चॉम्स्की महोदय का सहजात योग्यता, स्वाभाविक योग्यता, ये जो पदावली है, ये है क्या है? भाषा अधिग्रहण युक्ति ही, भाषा अधिग्रहण करने की युक्ति है, या फिर सक्रिय अनुकूलनम, सक्रिय अनुकूलन है, वास्तविक शिक्षणम, वास्तविक शिक्षण है, या फिर सामाजिक शिक्षणम, सामाजिक शिक्षण है। तो नाम चॉम्स्की महोदय के द्वारा जो सहजात योग्यता ये शब्द प्रयोग किया गया है, ये क्या है? 4 विकल्प हैं। तो ये शब्द क्या है? तो ये शब्द है आपका भाषा अधिग्रहण युक्ति, भाषा को अधिग्रहण करने की युक्ति, ठीक है। नाम चॉम्स्की महोदय के द्वारा जो सहजात अर्थात स्वाभाविक योग्यता ये पद प्रयोग किया गया है, ये पद क्या है? अधिग्रहण की युक्ति है। अर्थात उन्होंने कहा था कि हाँ, बच्चा जो है भाषा को स्वाभाविक तरीके से ग्रहण करने की क्षमता लेकर के ही जन्म लेता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए है। 26वां प्रश्न देखिए, भाषायाम ध्वनेह, भाषा में ध्वनेह मतलब ध्वनि के सूक्ष्मतम अर्थवान, भाषा में ध्वनि की सूक्ष्मतम और अर्थवान, एककः मतलब इकाई, अस्ति मतलब होती है। जब हम भाषा में ध्वनि की सूक्ष्मतम और अर्थवान इकाई का प्रयोग करते हैं तो वह इकाई क्या कही जाती है? तो ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है? ध्वनि की बात हो रही है। और हम सबको पता है कि ध्वनि जो है ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। सबसे छोटी क्या है? मौखिक इकाई है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है क्या होती है? जैसे हमने अ बोला तो ये आ है। अब यहाँ तो हमने लिख दिया तो इसका तो एक रूप हो गया, इसका एक आकार हो गया, एक चिन्ह हो गया, लेकिन इसको जब हम लिखते नहीं केवल बोलते हैं तो वो बोलने वाली इकाई क्या कही जाती है? भाषा में ध्वनि की सूक्ष्मतम अर्थवान इकाई क्या होती है? क्या रूपिम होती है, या अर्थ विज्ञान होती है, स्वनिम होती है, या फिर वाक्य विज्ञान? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्वनिम हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपका एक से अधिक बार पूछा जा चुका है, स्वनिम और रूपिम से संबंधित। हिंदी में भी आया है, संस्कृत में भी आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर पता है कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या होता है, अगर आपको पता है ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या होता है, तो इसका उत्तर आप भली भांति दे सकते हैं। ध्वनि क्या है? तो ये भाषा की मौखिक इकाई है। और अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या है? ये भाषा की लिखित इकाई है ना। और जो मौखिक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। मतलब ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। और वर्ण को हम क्या कहते हैं? तो रूपिम कहते हैं। तो यहाँ पर बात ध्वनि की हो रही, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? स्वनिम हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न आ रहा है। और 27वां प्रश्न क्या है? तो 27वां प्रश्न है, नाम चॉम्स्की महोदय समर्थयति। नाम चॉम्स्की महोदय समर्थन करते हैं, कहते हैं कि बालाः त्वरितः भाषा अधिग्रहणम कुर्वन्ति, बच्चा तुरंत भाषा का अधिग्रहण करता है। तो क्या ये सही है? क्या ये इनका कथन है? भाई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ उसमें भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन वो जन्म लेते ही भाषा को ग्रहण तो नहीं करने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये कथन उचित तो नहीं प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या कहा है इन्होंने, क्या कथन सही है। तो नाम चॉम्स्की महोदय समर्थयति, नाम चॉम्स्की महोदय समर्थन करते हैं या कहते हैं कि बालाः त्वरितः भाषा अधिग्रहणम कुर्वन्ति, बच्चा तुरंत भाषा का अधिग्रहण करता है। या भाषा अधिगमनस्य एकमेव प्रतिमानम सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते, भाषा का अधिगम करने का एक ही प्रतिमान, एक ही प्रतिमान का मतलब है एक ही तरीका, एक ही नियम, एक ही सिद्धांत, सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते। अगला है भाषा विकास अधिकांश बालेषु एकस्मिन्नेव वयसि घटति, भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में एक ही अवस्था में घटित होता है। भाषा केवलम एवं शिक्षणीया न तो उपार्जिता, भाषा जो है वो केवल सीखी जाती है, ना कि उपार्जित की जाती है, ग्रहण की जाती है।
तो ध्यान दीजिए ये प्रश्न जो है ये किससे संबंधित है, तो ये प्रश्न संबंधित है सार्वभौमिक व्याकरण से। किससे है? सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण जो है ये क्या कहता है, ये सिद्धांत किसका है? सार्वभौमिक व्याकरण किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत है नॉम चॉम्स्की का, और ये कहता है कि बच्चा किसी भी संस्कृति में जन्म ले, किसी भी सभ्यता में जन्म ले, वो चाहे हिंदू के घर जन्म ले या मुसलमान के घर, सिख के घर या ईसाई के घर, किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी देश में जन्म ले, लेकिन हर बच्चा एक ही प्रतिमान से, एक ही तरीके से, हर बच्चा, हर संस्कृति में उत्पन्न हुआ बच्चा भाषा का अधिगम करता है। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाषा अधिगमनस्य एकमेव प्रतिमानम, भाषा का अधिगम करने का एक ही प्रतिमान, एक ही तरीका सभी संस्कृतियों में विद्यमान होता है। ठीक है, और वो तरीका क्या है कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेकर के ही जन्म लेता है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे आगे, 28वां प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न है कक्षायाम यत्र बालाः स्वमातृभाषया आरभ्यन्ते। कक्षा में यत्र, जब, बालाः बच्चा, स्वमातृभाषया आरभ्यन्ते, कक्षा में बच्चा अपनी मातृभाषा से आरंभ करता है, तदनु उसके बाद अन्य भाषा शिक्षन्ते, मातृभाषा से पढ़ना शुरू करता है अपनी कक्षा में कोई बच्चा, और मातृभाषा से पढ़ना शुरू करके उसके बाद अन्य भाषाओं को शिक्षन्ते सीख लेता है। एतादृशीम कक्षा किम कथ्यते, इस प्रकार की कक्षा क्या कही जाती है? द्विभाषी कक्षा कही जाती है, प्राथमिक कक्षा कही जाती है, मानववादी कक्षा कही जाती है, या बहुभाषी कक्षा कही जाती है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप एक शब्द पर ध्यान दीजिए, भाषाः लिखा है और शिक्षन्ते लिखा है। भाषाः जो है ये आपका बहुवचन का रूप है। किसका रूप है? बहुवचन का है। और शिक्षन्ते जो है ये भी बहुवचन का रूप है। बहुवचन का रूप है, ये दर्शाता है हम किसी एक भाषा की या दो भाषाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु बहुत सारी भाषाओं की बात कर रहे हैं, अनेक भाषाओं की बात कर रहे हैं। तो जब किसी कक्षा में कोई बालक, कोई छात्र अपनी मातृभाषा से सीखना आरंभ करके अनेक भाषाओं को सीख लेता है, इस प्रकार की कक्षा को क्या कहा जाता है? बहुभाषिक कक्षा कहा जाता है। निश्चित रूप से डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आ रहा है निकटस्थ विकासः परिक्षेत्रम। निकटस्थ विकास परिक्षेत्र इति अवधारणा केन संबद्धा। ये अवधारणा किसके द्वारा संबद्ध है, किससे जुड़ी है, किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो निकटस्थ विकास परिक्षेत्रम, अर्थात जो हमारा परिक्षेत्र होता है, हमारा वातावरण होता है, हमारा परिवेश होता है, परिवार होता है, वो परिवार ही विकास का क्षेत्र होता है। उस परिवार से ही, अपने समाज से ही हम सीखते हैं। यह अवधारणा किस सिद्धांत से संबद्ध है? क्या ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ी अवधारणा है, या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत है, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है? तो देखिए प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं। अपने निकट में स्थित, मतलब स्थित विकास परिक्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम अपने निकट में स्थित जो हमारा क्षेत्र है जिसमें हम विकास करते हैं, उस क्षेत्र की बात की जा रही है। और ये अवधारणा किससे जुड़ी है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। ठीक है, यहाँ पर बच्चा अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से, अपने वातावरण से सीखता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। 30वां प्रश्न आ रहा है पियाजे महोदयन उक्तम। पियाजे महोदय ने कहा है, जीन पियाजे महोदय ने कहा है कि बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थम, बच्चा सर्वांगीण बौद्धिक विकास के लिए क्या करता है? भाषायाः कापि भूमिका नास्ति, भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है। भाषा सर्वाधिकः महत्वपूर्णः पक्षः, भाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। क्या पियाजे महोदय ने ये कहा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है, या उन्होंने ये कहा है कि भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है? भाषा केवलम एकः प्रश्न, भाषा केवल एक प्रश्न होता है, या भाषा विकासस्य भागः नास्ति? देखिए ये कथन कहीं न कहीं, सारे कथन क्या है? अनुचित हैं। एक ही कथन हमारा सही है, वो कौन सा है? बी, भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष
होता है। ठीक है, किसी भी बच्चे के, किसी भी बालक के सर्वांगीण बौद्धिक विकास के लिए भाषा क्या है, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये कथन हमारा बिल्कुल उपयुक्त उचित कथन है। और इस कथन के साथ ही ये हमारी श्रृंखला जो थी 29 दिसंबर 2021 की, जो 29 दिसंबर 2021 का पेपर था संस्कृत विषय का, उसको हम लोगों ने समझा और जाना। इसका पहला भाग हम पिछली क्लास में देख चुके थे, अपठित वाला और पेडागॉजी के प्रश्नों वाला ये भाग आपके सामने आज लेकर हम उपस्थित हुए थे। और ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जो इष्ट मित्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, उन तक ये क्लास पहुँचे, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। हम पुनः मिलेंगे एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, निरंतर ऐसे तैयारी करते रहिए। हम पुनः मिलेंगे नई क्लास में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।